हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। इसके पहले हम लोग कोशिका की सीरीज़ में सभी कोशिकाओं के बारे में, साथ ही साथ डीएनए और आरएनए के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग कोशिका का सबसे लास्ट टॉपिक सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न बेसिकली यह 3 तरह से होता है। कोशिका विभाजन 3 तरीक़ा से। पहला है असूत्री, दूसरा है समसूत्री, ये नाम है, इस प्रकार से नाम रखा गया है, और तीसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री सबसे आसान होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन होती हैं? जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर ये सब नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ की सिर्फ वैसे कोशिकाएं जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और राइबोसोम होता है, बस ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। समसूत्री ये किस कोशिका में होता है? जो हम लोग मानव शरीर है, इसके अंदर जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री के होता है। इसके अंदर कोशिका किस प्रकार रहता है? न्यूक्लियस रहता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ईआर रहता है, लाइसोसोम रहता है, राइबोसोम रहता है, और भी कोशिकांग सभी जो पाए जाते हैं ये हम लोग को मानव शरीर वाला कोशिकांग है। इसमें समसूत्री होता है। अर्धसूत्री किस में होता है? ये जनन कोशिकाएं में होते हैं। जनन कोशिकाएं कौन कौन होते हैं? एक होता है फीमेल में अंडाणु और मेल में होता है शुक्राणु। इसमें जो कोशिका विभाजन होते हैं उसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन बोलते हैं। अर्धसूत्री क्यों बोलते हैं और समसूत्री क्यों बोलते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। सबको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि समसूत्री और अर्धसूत्री क्या है। पहला है असूत्री। यह हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। किस में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में। ये कैसे कोशिकाएं होते हैं? ये इसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक राइबोसोम होता है। इसीलिए इसको तोड़ने में या डिवीज़न करने में बहुत ही आसान रहता है। क्यों? इस कोशिका डिवीज़न जब होता है, कोशिका का जब विभाजन होता है, तो इसके ऊपर सिर्फ एक स्प्लिंडर फाइबर लगता है। ये स्प्लिंडर फाइबर क्या है? स्प्लिंडर फाइबर कुछ नहीं, एक रस्सी जैसा संरचना है जो इसके ऊपर लग जाता है। जिसमें नहीं होता है कि एक बैलून है, उसको किसी रस्सी से बांध देंगे तो वो 2 टुकड़ा में टूटने के कगार पे आ जाता है। तो स्प्लिंडर फाइबर वही करता है कि ये 2 टुकड़ों में तोड़ता है। ये पहले न्यूक्लियस को तोड़ता है, न्यूक्लियस टूटने के बाद इस ध्रुव की ओर चला जाता है और एक न्यूक्लियस इस ध्रुव को चला जाता है, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम को जब तोड़ता है तो दोनों अपने अपने साइड में लेकर चल जाते हैं और फिर यहाँ से कोशिका का डिवीज़न हो जाता है। तो ये वाला सबसे आसान होता है, इसलिए असूत्री बोलते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में होते हैं और ये सबसे आसान है। अगला वाला देखेंगे समसूत्री। समसूत्री क्या है? समसूत्री ये हम लोगों को शरीर के अंदर होता है। दूसरा है समसूत्री। समसूत्री क्यों बोलते हैं ये अभी पता चलेगा। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के अंदर ही हम लोगों को कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इस कोशिकाएं में क्या क्या होती हैं? इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, उसके बाद ईआर होता है, उसके बाद लाइसोसोम होता है, और भी कोशिकांग जो होते हैं सभी होते हैं। तो ये किस प्रकार से डिवीज़न होता है वो हम लोग देखते हैं। इसके अंदर सेल डिवीज़न जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। 5 फेज में होता है। समसूत्री 5 फेज में। पहला है इंटरफेज। पहला फेज को इंटरफेज बोलते हैं। दूसरा है उसको प्रोफेज बोलते हैं। प्रोफेज कोई भी फेज हो, जिसमें नहीं बोलते हैं कि आईफोन 13 आया तो आईफोन 13 के बाद आईफोन 13 प्रो आता है तो वो दूसरा फेज होता है, दूसरा पीढ़ी होता है। तो इसलिए इंटरफेज पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी में क्या हो जाता है? प्रोफेज। उसके बाद तीसरा है मेटाफेज। इस सभी फेज में अलग अलग कार्य होते हैं। तीसरा है एनोफेज, और उसके बाद है सबसे लास्ट वाला टेलोफेज। सभी फेज के अंदर कोशिका का विभाजन अलग अलग कार्य करता है। इंटरफेज में क्या करता है? इंटरफेज में सिर्फ न्यूक्लियस बड़ा होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक जो है वो बड़ा होता है, और केंद्रक जब बड़ा होगा तो केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है, तो ये क्रोमोसोम भी यहाँ पे बढ़ेगा।
दूसरा फेज में क्या होता है, यहाँ पे स्प्लेंडर फाइबर बनना शुरू होता है, स्प्लेंडर फाइबर यहाँ पे बनेगा और क्या होता है, केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है उसका 2 टुकड़ा हो जाता है। अब मेटाफेज में सभी कोशिकांग जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे मैं यहाँ पे देखिए, ये है कोशिका, ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे ये बड़ा होगा। पहला इंटरफेज में क्या होता है, केंद्रक बड़ा होगा, बड़ा हुआ, उसके बाद क्रोमोसोम की संख्या इसमें बढ़ेगी, क्रोमोसोम जो इसके अंदर होते हैं गुणसूत्र वो बढ़ेगी। दूसरा फेज फिर आता है प्रोफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर बनता है। स्प्लेंडर फाइबर यहाँ पे बनने के बाद ये न्यूक्लियस को तोड़ देता है और कोशिकांग जितने भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ER हो गया, लाइसोसोम हो गया, उसके बाद राइबोसोम हो गया, जो भी हैं इस सभी को क्या करता है, स्प्लेंडर फाइबर यहाँ पे बनना शुरू होता है, यहाँ पे बनेगा और बन करके क्या करता है, सभी को घेर लेता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब ये न्यूक्लियस टूट जाता है, इस प्रोफेज में न्यूक्लियस जो है वो 2 टुकड़ा में हो जाता है, तो ये अपना ध्रुव की ओर लेकर के जाता है सभी कोशिकांग के टुकड़ों को। माइटोकॉन्ड्रिया को आधा टुकड़े को अपना ध्रुव की ओर लेकर जाएगा ये न्यूक्लियस, उसके बाद लाइसोसोम को, ER को, राइबोसोम को, जो भी टुकड़ा इधर वाला है इधर के ध्रुव की ओर लेके जाएगा और ये वाला जो न्यूक्लियस है ये अपना ध्रुव की ओर लेके जाता है। इसलिए मेटाफेज में है, ये क्या करता है, ध्रुवों की ओर लेके जाता है, ध्रुवों की ओर सभी कोशिकांग को लेके जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, सभी कोशिकांग मतलब कि तैयार हो चुके हैं, सभी कोशिकांग क्या होते हैं, विभाजन के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ पे रेडी टू डिवीजन, रेडी टू डिवीजन यहाँ पे होते हैं। उसके बाद है एनोफेज। एनोफेज में क्या होता है कि ये एनोफेज में कुछ नहीं, एनोफेज में कुछ नहीं, सभी ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और कोशिका एकदम टूटने के कगार पे आ जाता है। अब ये कोशिका 2 फेज में हो गया, न्यूक्लियस वाला इधर सभी माइटोकॉन्ड्रिया ये सब आ गए और ये न्यूक्लियस आकर के इधर सभी बन गए। और टेलोफेज में क्या होता है, ये कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन। तो इस प्रकार से समसूत्री में कोशिका का विभाजन होता है। अब पढ़ेंगे तीसरा। तीसरा क्या होता है, अर्धसूत्री, जो जनन कोशिकांग में होता है। तीसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री किस में होता है, जनन कोशिकांग में। जनन कोशिकांग में समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि जो मेल में जनन कोशिका होते हैं वो 46 होते हैं और फीमेल में भी कोशिका जो होते हैं जनन कोशिका वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। ये किस प्रकार से विभाजन करता है, इसमें 4 कोशिकाएं विभाजन होते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार के होता है। एक होता है ऑटोसोम और एक होता है ऑलोसोम। यहाँ पे भी उसी प्रकार से ऑटोसोम, यहाँ पे ऑलोसोम। ये ऑटोसोम जो है वो कितने होते हैं, 44 होते हैं और ऑलोसोम 2 होते हैं। इसमें भी उसी प्रकार से यहाँ पे 44, यहाँ पे 2, तब जाकर के ये 46 पड़ते हैं। तो ये जो है क्रोमोसोम 46 होते हैं। तो क्रोमोसोम जो है वो 2 प्रकार का होता है, ऑटोसोम और ऑलोसोम। इसी प्रकार से मेल में भी, इसी प्रकार से फीमेल में भी। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे कोशिका विभाजन 4 होते हैं। ये जो ऑलोसोम कोशिका है और ये ऑटोसोम कोशिका और ये ऑलोसोम कोशिका, ये विभाजन 2 इधर से होते हैं मेल से और 2 जो होते हैं फीमेल से होते हैं। ये किस प्रकार से होगा, अर्धसूत्री नाम इसलिए पड़ा है कि आधा आधा लेकर के जाता है। यहाँ पे ऑटोसोम जो है 44 है तो यहाँ 22 भेजेगा और इधर भी ऑटोसोम फीमेल वाला है वो कितना भेजेगा, 22 भेजेगा। इसी प्रकार से जो ऑलोसोम है, ये ऑलोसोम 2 है तो 1 भेजेगा और यहाँ से भी ऑलोसोम 1 भेजेगा। तो जाकर के 22 से 22 44 हो जाते हैं और यहाँ पे 1 और 1 2, ये मिल करके यह शिशु जो बच्चा पैदा लेता है उसमें 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो ये किस प्रकार से विभाजन हो रहा है कोशिका का, कोशिका के यहाँ 4 कोशिकाएं विभाजन होते हैं। 4 कोशिकाएं आधा आधा विभाजन होते हैं, इसीलिए अर्धसूत्री बोला जाता है। हम लोग को कोशिका के अंदर जनन कोशिकाएं 46 होते हैं, जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसको गुणसूत्र बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक ऑटोसोम एक ऑलोसोम। ऑटोसोम 44 होते हैं और ऑलोसोम 2 होते हैं। ये 2 कौन कौन होते हैं, जो मेल है मेल में X और Y होते हैं और फीमेल है उसमें X और X होते हैं। तो शिशु में क्या होता है कि 44 में से 22 देते हैं और ये
जो ओलोसोम होता है, ओलोसोम में एक्स वाई में से कोई एक जाएगा, या तो जाएगा एक्स या तो जाएगा वाई। यदि ये जो है एक्स आ गया और इस साइड से भी, फीमेल के साइड से तो एक्स आना ही है क्योंकि ये एक्स और एक्स रहता है, तो या तो एक्स आवे या तो एक्स आवे, दोनों तो एक्स ही है। लेकिन फीमेल में, मेल में क्या होता है कि एक्स होता है, एक वाई होता है। तो यहाँ से एक्स आ गया तो बच्चा जो होगा वो फीमेल होगी, जब वाई आ जाता है तो बच्चा क्या होगा, मेल होगा। इस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है और उसके बाद जो शरीर का निर्माण करने लगता है। यहाँ पे जो ऑटोसोम जो है, ये ऑटोसोम सिर्फ किसका निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है। और ये जो ओलोसोम है ये किसका करता है, लिंग का निर्माण करता है। मतलब कि ये लिंग को निर्धारण करेगा कि लड़का होगा या लड़की। इसी में क्या होता है कि कुछ परेशानी हो जाते हैं। जैसे में ओलोसोम क्या होता है कि कभी कभी कम चला जाता है या ज़्यादा चला जाता है। मान लीजिए एक्स और वाई दोनों चला गया तो यहाँ पे 2 आ जाते हैं और एक यहाँ पे हो जाते हैं, तो ये 47 हो जाते हैं। तो ये 47 जो है एक्स और वाई दोनों आने के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांसजेंडर कहलाने लगता है। जो बच्चा पैदा लेगा वो ट्रांसजेंडर होगा। ये था अर्धसूत्री। इसमें अब एक और टॉपिक पढ़ेंगे, सेल डिवीजन से ही रिलेटेड है, जिसको सेंड्राम बोलते हैं। सेंड्राम क्या है, एक बीमारी है। कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को कमी या ज़्यादा होना ही क्या है, सिंड्रोम कहलाता है। ये एक प्रकार की बीमारी के रूप में कहला जाता है। मान लिया जाए कोशिका के अंदर हम लोग जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 47 हो जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम कर देता है। इसलिए सिंड्रोम जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नन। दूसरा है क्लिनेफेल्टर, फिर तीसरा जो है उसको बोलते हैं डाउन्स, और चौथा है पटाऊ। इसमें जो टार्जन है इसके अंदर 45 गुणसूत्र ही होते हैं, एक गुणसूत्र की कमी हो जाता है। यह सिर्फ फीमेल में होती है। यह बीमारी किस में होता है, यह फीमेल में होता है। क्लिनेफेल्टर जो है इसमें 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ये सिर्फ मेल में होता है। इसी प्रकार से डाउन्स में 47 ही होता है, लेकिन ये मेल और फीमेल दोनों में होता है ये बीमारी। और पटाऊ भी है, ये इसमें भी 47 होते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों में होता है ये बीमारी। इसमें क्या होता है, इसमें फीमेल का बच्चा नहीं होता है। यदि 45 हो जाता है तो उसमें जो गर्भ होता है, उस गर्भ में एक कमी होने के कारण उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से क्लिनेफेल्टर है, ये मेल में होता है। इसमें क्या होता है, बांझपन हो जाता है या तो फिर नपुंसकता हो जाता है, नपुंसकता, ये मेल के ऊपर नपुंसकता आ जाता है इसमें। उसके बाद है ये डाउन्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों में होता है। ये क्या होता है कि ये इसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं रखता है, न ही लड़का में फीलिंग्स रखेगा और न ही लड़की में फीलिंग्स रखेगा। उसके बाद है 47, ये है पटाऊ के अंदर क्या होता है कि किसी का देखिएगा कि ठोर यहाँ पे ऐसे कटा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्रोमोसोम की कमी हो जाता है, और कमी होने के कारण वो अपना सेल डिवीजन नहीं कर पाता, जिसके कारण वो खाली रह जाता है। तो वो वाला बीमारी पटाऊ कहलाता है। तो आज हम लोग सेल डिवीजन के बारे में बहुत अच्छे से जान गए हैं। सेल डिवीजन बेसिकली काम में आता है ऊतकों को, टिश्यू को भरपाई करने में। क्या होता है कि यदि बहुत सारे कोशिकाएं मिलते हैं तब ऊतक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तब जाकर के एक अंग का निर्माण होता है। तो अंग किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाए, यहाँ से मान लिया जाए कट के हट जाए, तो यहाँ पे टिश्यू भी डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ से कोशिकाएं भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ख़त्म होने के कारण क्या होता है कि सेल डिवीजन कर करके यह टिश्यू को भरपाई करता है। इसीलिए सेल डिवीजन का मुख्य काम क्या होता है, ऊतकों को भरपाई करना, ऊतकों को मदद करना बनने में। और इसी प्रकार से अंग का भी बन जाता है, और इसी प्रकार से सेल डिवीजन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जान गए हैं कि हम लोग को जनन करने में भी सेल डिवीजन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगला हम लोग पढ़ेंगे ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में कि यह क्या है।